हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। ये जो वीडियो है इसके पहले इससे संबंधित एक वीडियो मैं ला चुका हूं, आप लोगों ने देखा, काफ़ी सराहा, जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली एक और वीडियो से संबंधित लाने के लिए। इसमें हम आपके सामने लेकर आए हैं कोविड-19 से रिलेटेड टर्म्स, इससे संबंधित जो शब्द को आजकल आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, तमाम डिबेट्स में देखते होंगे। तो एक आम नागरिक के नाते अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको ये जानना अत्यधिक ज़रूरी है। इसमें बेसिकली मेडिकल टर्म्स हैं जो प्रयोग किए जा रहे हैं और उनको दैनिक जीवन में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए कोविड-19 रिलेटेड टर्म्स। चलिए देखिए, सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर मेरे द्वारा लिया गया है दैट इज़ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन की हिंदी क्या होती है? क्वारंटाइन का अर्थ होता है संगरोध। ठीक है, क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है? संगरोध। ये यदि देखिए इसको अगर ऐसा समझा जाए, छूत की बीमारी वाले व्यक्ति या पशु को दूसरे व्यक्तियों या पशुओं से अलग रखने की अवधि को क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी अवस्था जबकि बीमारी अभी परिलक्षित नहीं है, बीमारी क्लियर नहीं है, तो उस समय किसी व्यक्ति को अन्य से मिलने जुलने ना दिया जाए, कहीं एक जगह अलग करके रख दिया जाए, तो उस स्टेज को, उस घटना परिघटना को, उस क्रिया को क्वारंटाइन कहा जाएगा। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 14 टू 40 डेज होता है, 14 से लेकर के 40 दिन तक होता है। ठीक है, क्वारंटाइन अर्थात बीमारी अभी स्पष्ट नहीं है, तब रख दिया गया कि यदि बीमारी हो रही होगी और ऐसी कोई लक्षण आएगा तब तक कई अन्य में फैलना चुकी हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट शब्द की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज़ आइसोलेशन। देखिए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन में थोड़ा सा अंतर है, बस बहुत थोड़ा सा अंतर है। अलग और अकेला होने की स्थिति, अलगाव, किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग करने का कार्य, पृथक्करण। एक इसका सिंपल सा एक जो परिभाषा दी हुई है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ किसी बीमारी के सिलसिले में इसको क्या कहा जाएगा? तो तात्पर्य ये है कि यदि किसी को बीमारी क्लियर हो चुकी है, इस बंदे को बीमारी हो गई है, अब उसको हमें अलग रखना है ताकि अन्य में वो जो संक्रामक बीमारी है, कॉन्टेजियस है, किसी में ना फैल जाए। बीमारी अभी नहीं क्लियर है तो उसको क्वारंटाइन करा जाएगा, और बीमारी हो गई है तो आइसोलेट करके उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन के देखिए, क्वारंटाइन सिंपल जगह पर किया जा सकता है, घर में भी किया जा सकता है, और एक 14 दिन तक के लिए होता है। आइसोलेशन का कोई पीरियड क्लियर नहीं हो। देखिए, टाइम पीरियड, नो टाइम पीरियड इज डिफाइंड। कोई टाइम पीरियड यहाँ पर डिफाइन नहीं किया होता है पहले से। ये तब तक उस व्यक्ति को ऐसे जगह पर रखा जाएगा, अस्पताल में या स्पेशलिटी जहाँ पर होगी उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस बीमारी को क्योर करने के लिए उस जगह पर रखा जाएगा, और जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक रखा जाएगा, जब तक कि उसकी और चेक करने पर रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। दैट इज आइसोलेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है मैंने पहले आपको बता दिया। ये आइसोलेशन क्या होता है? सिक पीपल को, बीमार पीपल को कंटेजियस डिजीज फैलने से रोकने के लिए अलग करते हैं, जबकि क्वारंटाइन सेपरेट्स एंड रिस्ट्रिक्ट टू सी इफ दे बिकम सिक। इसलिए ये देखते हैं रख करके अलग कि कहीं ऐसा ना हो कि वो संपर्क में आया है, ऐसे किसी स्थिति से वो गुजरा है जहाँ बीमारी फैलने की अवस्था थी और वो संक्रमण की स्थिति में ना पड़ जाए, लोगों में ना फैला दे। तो आइसोलेशन बीमारी हो जाने की अवस्था, और क्वारंटाइन बीमारी होने से पूर्व की अवस्था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड। देखिए, दो पीरियड है, लेटेंसी या लेटेंट पीरियड, और अभी आगे आएगा, और इनक्यूबेशन पीरियड। आप बिल्कुल सीधे शब्दों में इसको समझ लीजिए कि यदि किसी इंसान को कहीं से भी कोई वायरस उसके अंदर चला गया, अब ऐसा तो है नहीं कि आज इससे बिल्कुल बीमार पड़ जाएगा, उसको सारे लक्षण आ जाएंगे, खांसी आने लगेगी, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जब तक कि उसको संक्रमण लगने के बाद, जब तक संक्रमण स्पष्ट ना हो जाए, उस बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस इज द टाइम बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिस्प्ले ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, जब उसको एक्सपोजर हुआ था, उसने टच करा था, उसके अंदर गया था, और जब तक कि डिस्प्ले नहीं हो जाता सिम्टम का, सिम्टम अर्थात लक्षण सारे निकल के सामने नहीं आ जाते हैं, उस दौरान जो बीच की अवस्था होती है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो वैसे इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना माना गया है? 14 डेज लगभग माना गया है, लेकिन 2 से 14 दिन। ठीक है, 2 से, देखिए लिखा हुआ है 1 to 12.5 डेज, और मोटा मोटा मान के लिए 14 दिन इसका कोरोना वायरस का बताया गया है। सबका अलग अलग हो सकता है फिर वायरसेस का। देखिए, लैटेंट पीरियड। लैटेंट पीरियड
उससे मिलता जुलता है इंक्यूबेशन पीरियड से थोड़ा सा। इसका तात्पर्य यह है कि द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन विथ ए वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात वायरस हो या कोई भी दूसरा सूक्ष्म जीव हो, उससे जब इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और जब तक कि किसी को सिम्टम ना आ जाए। ठीक है, ये होता है सिम्टम ना आने तक की अवस्था, अर्थात जब लेटेंट पीरियड स्टार्ट, लेटेंसी ख़त्म हो जाएगी, अर्थात इसको कहते हैं गोपन अवधि कह सकते हो, गोपन अवधि आप इसको बोल सकते हो। अर्थात जब तक कि उसमें सिम्टम ठीक से नहीं आ गए तो उसको आप कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जब तक आ जाएंगे। और लेटेंट पीरियड का तात्पर्य यह है कि वो अवस्था जब तक कि वो बीमारी फैलने में, संक्रामक बीमारी को फैलाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, अब वो लेटेंट पीरियड ख़त्म हो गया तो वो बीमारी फैलने के लिए तैयार हो जाएगा, दूसरे में बीमारी फैला सकता है। चलिए, फैटलिटी रेट, फैटल माने क्या होता है, घातक, इसको मॉर्टेलिटी रेट भी कह सकते हैं। इन एपिडेमियोलॉजी ए केस फैटलिटी रेट, ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड केस फैटलिटी रिस्क और केस फैटलिटी रेशियो। ये देखिए, कुछ व्यक्ति बीमार होते हैं और सब की मृत्यु नहीं हो जाती है, तो मृत्यु होने वालों की संख्या, अर्थात मृत्यु बटे इन्फेक्टेड, क्या कहेंगे, संक्रमित, मृत्यु बटे संक्रमित अगर हम कर देते हैं तो जो हमें रेशियो प्राप्त होगा वो फैटलिटी रेट कहलाएगा। लेकिन यह किसी निश्चित अवधि के दौरान होना चाहिए। ठीक है, जितने लोगों में बीमारी डायग्नोस की गई, जो लोग संक्रमित पाए गए, उनमें से कितने लोग मर गए, इसी का जो रेशियो होता है फैटलिटी रेट कहलाता है। चलिए ठीक है, ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, ट्रांसमिशन माने संक्रमण कह सकते हैं, संक्रमण दर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संक्रमण दर। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विल कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्टेजियस डिजीज फ्रॉम वन पर्सन विथ दैट डिजीज, अर्थात एक औसत निकाला जाता है कि एक व्यक्ति से यह बीमारी कितनों में फैल गई, इसी के औसत को। ठीक है, एक व्यक्ति है इसने 5 में फैला दिया, दूसरा व्यक्ति उसने 8 में फैला दिया, तीसरा व्यक्ति उसने 13 में फैला दिया, तो 13 5 18 8 26 को 3 से भाग दे देंगे तो मोटा मोटा 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन रेट ये होता है कि एक व्यक्ति से अमुक बीमारी कितनों में फैल जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन रेट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 2 प्रकार के टेस्ट करे जा रहे हैं कोविड-19 का पता लगाने के लिए। कितने प्रकार के टेस्ट करे जा रहे हैं, एक एंटीबॉडी टेस्ट, दूसरा वायरल टेस्ट। देखिए एंटीबॉडी क्या होता है, सबसे पहले एंटीबॉडी क्या होता है इसके बारे में जान लें। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो हमारी ब्लड में पाया जाता है। और कब पाया जाता है, जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारा ब्लड जो है ऐसे एक प्रोटीन को बनाता है जो उस वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार करता है शरीर को, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी। और जब किसी में कोई वायरस इन्फेक्ट कर गया, उसके अंदर चला गया है, तो उसका ब्लड लेंगे थोड़ा टाइम बाद, इन्फेक्शन के कुछ टाइम बाद, ठीक है, लेंगे और हम उससे चेक करेंगे तो क्या उसमें एंटीबॉडी पाई जा रही है, अर्थात इन्फेक्शन या है या पहले था। इससे ये पता चल जाएगा या तो इन्फेक्शन है या तो इन्फेक्शन हुआ था इसको कभी ना कभी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी टेस्ट, ब्लड से होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट क्या है, वायरल टेस्ट। वायरल टेस्ट इसका तात्पर्य है कि वायरस को टेस्ट किया जाएगा, ये ज़्यादा ही प्रभावकारी है। वायरल टेस्ट चेक सैंपल्स फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सच एज स्वैब लेते हैं नाक के भीतर से, गले के भीतर से, ठीक है, और उसको करंट इन्फेक्शन उसमें चेक करते हैं जिसमें वायरस कोविड-19 भी निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वायरल टेस्ट। ठीक है, ये इसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है, 1 से 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। चलिए अब एक अभी टर्म आया हुआ था पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग काफ़ी व्यापक शब्द था और इसके पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले पूल टेस्टिंग की अनुमति देने वाला राज्य कौन सा है, आपका यूपी बना है। पूल टेस्टिंग में होता है 10 लोगों के ब्लड सैंपल एक लेकर के एक बड़े बर्तन में रख दिए, उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया गया और ये इसको कहा गया पूल। पूल माने क्या होता है, बंडल या गट्ठर या जत्था जो भी आप कह सकते हैं, और उसको एक साथ टेस्ट कर दिया गया, फिर वो आ गया नेगेटिव। ठीक है, वो क्या आ गया, नेगेटिव। या तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आ गया तो ये मान लिया गया कि उन 10 के 10 लोग नेगेटिव हैं और एक साथ एक समय में 10 लोगों का एक साथ टेस्ट हो गया। अगर ऐसे वो पॉजिटिव आ जाता है तो 10 लोगों को फिर अलग अलग करके हम टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली किस लिए हो जाता है, ए नंबर ऑफ सैंपल्स आर मिक्सड विथ एंड टेस्टेड, इफ़ द सैंपल इज़ फाउंड पॉजिटिव ई सैंपल इज टेस्टेड सेपरेटली। सब अलग अलग करके जो सैंपल मिक्स करके पूल बनाया गया था उसको अलग अलग सेपरेटली टेस्ट कर लेंगे। दिस मेथड इज इंक्रीजेज द, इज नहीं होना चाहिए, इंक्रीजेज द टेस्टिंग
टू 10 टाइम्स देन यूजुअल। सामान्य की अवस्था में 10 गुना तक इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। संसाधन हमारे कम लगेंगे। एक किट में 1 लोगों का टेस्ट होना, तो एक किट में 10 का टेस्ट हो जाएगा। 12 का ब्लड सैंपल अगर मिला लेंगे तो 12 का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको नई नई जानकारियाँ मिली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।